अस्सलामुअलैकुम। वीकेंड विद फ़ायज़ा के ईद स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फ़ायज़ा बुखारी। व्यूअर्स, सबसे पहले तमाम देखने वालों को जहां जहां पर आप लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी जानिब से, कैपिटल टीवी की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। उम्मीद करती हूं आपकी ईद आपके प्यारों के साथ बहुत अच्छी गुजर रही होगी। कैपिटल टीवी ने भी ईद पर आपसे मुलाकात के लिए प्यारे प्यारे लोगों का इंतखाब किया है, इसलिए आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्स से करवाने जा रहे हैं वो सीनियर कानूनदान है, सियासतदान है, वकील हैं, राइटर हैं। इसके अलावा उनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है। पाकिस्तान बार के मेंबर भी रह चुके हैं और साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वकील भी रह चुके हैं, और जो वकील हैं, वकला हैं, उनके लिए कई सारी किताबें लिख चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि हामिद खान साहब अपनी ईद कैसे मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक और सारे नाज़रीन के लिए भी। सर खैर मुबारक। सर फिर आप ये बताएं, हम स्टार्ट ऐसे ही करते हैं कि ईद आप कैसे मनाते हैं? नमाज पढ़ के आते हैं तो फिर कुर्बानी की तरफ हो जाते हैं या सो जाते हैं? जी, आजकल तो कुर्बानी अपने सामने नहीं करवाई जाती। आमतौर पर जो वो तंजीमें हैं, हाँ जी, क्योंकि वो आसानी पैदा कर देती हैं, कुर्बानी भी कर लेती हैं और गोश्त भी आपके हिस्से का पहुंचा देती हैं। हाँ। तो मेरी वाइफ किसी एक ऐसी तंजीम से ही आम तौर पर ये काम करवा लेती हैं और गोश्त आ जाता है दोपहर तक। अच्छा, तो सर इसका मतलब है कि आप वो वाले इंसान नहीं हैं जो बकरा ईद पे जाके जानवर देखते हैं, अपनी मर्जी से पसंद करते हैं और घर लेके आते हैं। एक ज़माने में ऐसे करते थे, लेकिन अब बहुत अरसे से नहीं किया। जब बंदा निस्बतन यंग होता है, ये आसान हो जाती है बात, और फिर अब ज़रा मुश्किल हो गया मेरे लिए भी, मेरी वाइफ के लिए भी, कि जाके बकरे तलाश करे और फिर उसके बाद जो उनको जो है कुर्बानी करने वाले को भी तलाश करो। हाँ, तो बहुत सर सारे कितना मुश्किल होता है ना कसाई का इंतज़ार करना। बिल्कुल, और उसके बाद अच्छा, तो सर जब आप खुद जानवर लेके आते थे तो कौन से जानवर की कुर्बानी शौक से करते थे? आमतौर पर बकरे ही, क्योंकि बकरे का गोश्त ही सबसे अच्छा और लजीज समझा जाता है। अच्छा, इसका मतलब मटन आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। जी जी, मटन नहीं। तो ईद पर सर कौन सा ऐसा खाना है जो बहुत ज़्यादा फरमाइश करके बनवाते हैं घर में कि ये बनना चाहिए? जी, आम तौर पर तो पुलाव ही होता है जो हम लोग बहुत पसंद करते हैं, मेहमान भी उसको पसंद करते हैं, तो इसलिए पुलाव पर ज़्यादा एम्फेसिस होता है। पुलाव, शामी कबाब, कलेजी वलेजी, ये सब चीज़ें भी। अच्छा सर, ईद का जो दिन होता है वो फैमिली के साथ मनाना ज़्यादा पसंद करते हैं या दोस्तों के साथ? आपका दिल करता है दोस्तों से मिलें ईद वाले दिन? जी, मेनली फैमिली के साथ ही मनाया जाता है, लेकिन हुआ ये है कि मेरे बच्चे ज़्यादातर बाहर सेटल हो गए हैं। अच्छा। तो किसी ईद पर ही साथ होते हैं। इस दफ़ा चूँकि मैंने ईद उल फितर जो थी वो कनाडा में मनाई थी अपने बड़े बेटे के साथ। अच्छा। तब कुछ फैमिली का गेट टुगेदर हो गया था, मेरे भाई भी वहाँ सेटल्ड हैं और भी कुछ रिश्तेदार। लेकिन मुझसे जो बड़े भाई थे यहाँ पर, जिनके साथ हम ईद मनाया करते थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो इसलिए हमारी ईद जो इतनी ज़्यादा बारौनक नहीं होती, यही होता है कि माँ बाप की और भाइयों की, बहन की, उनकी कब्रों पे जाके हम दुआ मांग लेते हैं। बिल्कुल ठीक। तो सर बचपन की ईद कैसी होती थी आपकी? बचपन की तो बड़े मज़े की ईद होती थी, क्योंकि हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली होती थी। मैं सबसे छोटा हूँ भाइयों बहनों में, लेकिन मुझसे बड़े 5 भाई बहन थे, और चूँकि वो सारे ईद में बड़े एक्टिव होते थे, मेरे माँ बाप भी और अजीज़ रिश्तेदार, तो ईद अच्छी गुजरती थी। तो सर आप सबसे छोटे थे तो लाडले भी होंगे डेफिनेटली? हाँ, हो सकता है। सर इतना सोच के क्यों कहा कि हो सकता हो? आपको नहीं लगता कि आपके घर में अम्मा अब्बा ने आपके लाडले डाए हैं? नहीं, होता ही है, छोटे बच्चे का ज़रा ख्याल ज़्यादा रखा जाता है, उनके बड़े भाई बहन भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ये तो है। हाँ। अच्छा सर, ये बताएं कि आप लॉ की तरफ कैसे आए? लॉयर बनने का ख्याल कैसे आया? कोई इंस्पिरेशन थी? कोई ख़ास नहीं, हकीकतन मैं बात करूँगा जो हुआ है। जब तक मैंने बीए पास किया तो मुझे उस वक्त तक तो कोई इरादा नहीं था,
1964 में मैंने बीए किया था अच्छा। और मेरा ये ख्याल था कि एमए इकोनॉमिक्स करूँगा, अच्छा। क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैं आमतौर पे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। वैसे भी पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं चौथे पोजीशन में आया था सारी पंजाब यूनिवर्सिटी में बीए में। माशाल्लाह। तो इसलिए एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से भी इकोनॉमिक्स या कोई इंग्लिश इसमें जाने का ही इरादा था, लेकिन हुआ ये कि इकोनॉमिक्स में दाखिले के लिए उस ज़माने में अभी ओल्ड कैंपस में ही ऑफिसेज होते थे पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो मैं उस लाइन में खड़ा था जहाँ, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये थी कि आप रिटेल मार्क्स लेके आते थे। अच्छा। और फिर उसकी बुनियाद पर एडमिशन्स मिलती थी एमए में। सही। तो वहाँ कहीं खड़े थे, तो मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं, वो कहीं क्लास फेलो भी, बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स भी होते थे। अच्छा। तो वो कहीं आए, उन्होंने कहा तुम क्या खड़े हो? मैंने कहा भाई मैं तो अपने एडमिशन के लिए डिटेल मार्क सर्टिफिकेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। कहता है यहाँ सारा दिन ख़राब हो जाओगे, ये सामने लॉ कॉलेज है। अच्छा। यहाँ डिटेल मार्क्स नहीं मांगती, यहाँ टोटल मार्क्स में एडमिशन हो जाती है। जितने भी हो मिल जाएगा दाखला। तो वो सितंबर का जरा गर्म महीना था, गर्मी थी उस दिन। तो कहने लगा उधर बड़ा अच्छा एक कूलर भी लगा है, वहाँ चल के पानी पीते हैं। लालच भी दिया। तो वहाँ जाके हमने पानी पिया। पुराना जो लॉ कॉलेज होता था कचहरी रोड पर, उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। 1964 उस वक्त एक ही लॉ कॉलेज होता था सारे पंजाब में, और कोई नहीं। तो वहाँ जब फिर भी मैं कन्विंस नहीं था कि लेकिन वहाँ पर एक हमारे साथी थे पुराने, जो मैं समझा वो लेक्चरर होंगे। उन्होंने कुछ लड़कों को मेरी तरह के इकट्ठा करके कहना शुरू किया कि ये एमए वगैरह में एडमिशन का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा। आपको हुनर सीखना चाहिए। हमारे बड़े कहते थे कि हुनर सीखो, डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। अच्छा। तो वहाँ उससे तो बेहतर है कि आप ये करो। हाँ। तो मैंने उनकी बात सुन के मेरे दिल को लगी ये बात कि हाँ बात तो सही कहता है। कि क्या करूँगा, एमए के बाद लेक्चर लग जाऊँगा, क्या फ़ायदा। इससे तो बेहतर है वकील बन जाना चाहिए। तो ये एक्सीडेंटल। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, डॉक्टर और इंजीनियर का तो समझ में आता है कि अगर एक हुनर, लेकिन सर ये वकील का क्या हुनर है? ये उन्होंने एक बात आप क्या बताया? उनका असली मतलब था प्रोफेशन था। अच्छा। क्योंकि प्रोफेशंस जो हैं वो क्योंकि सेल्फ जनरेटिंग होते हैं ना, ये आमदन खुद पैदा करते हैं अपनी। उसके लिए नौकरी की ज़रूरत नहीं होती। जो उनका एम्फोसिस था कि नौकरी करने से तो बेहतर है कि आप अपना कारोबार, अपना काम करें, और प्रोफेशन में रहते हुए, ऐसे पेशे में रहते हुए जहां आप खुद अपनी कमाई कर सकते हो। तो मैं यही उनका मकसद था, और मैं समझा कि हाँ एक अच्छी बात है। इस तरह आप इंडिपेंडेंट रहते हैं, आप डिपेंडेंट नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह आपकी ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये अगर कामयाब हो जाओ तो ये अच्छी ज़िंदगी हो सकती है। बिल्कुल। और सर वही बात है कि अल्लाह की प्लानिंग कितनी अच्छी है कि माशाल्लाह आप आज इतने सक्सेसफुल हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स कर लेते, पढ़ लेते, और उसके बाद अगर आप किसी जगह पे जॉब कर रहे होते तो शायद इतनी कामयाबी ना मिलती जितनी आज है। अल्लाह को बेहतर पता होता, हो सकता वहाँ भी कुछ रास्ता निकलता। लेकिन क्योंकि बाद में जब डिटेल मुझे गोल्ड मेडल मिला था इकोनॉमिक्स में बीए में, मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे सारी पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो उस वक्त मुझे ख्याल है, लेकिन उस वक्त तक हम एडमिशन ले चुके थे। अच्छा। कि नहीं बड़ी ये तो गलती हो गई, मुझे तो इकोनॉमिक्स में ही जाना चाहिए थे, मेरे इतने मार्क्स थे। बहरहाल वो जो अल्लाह को मंजूर हो। जो अल्लाह को मंजूर हो। अच्छा सर, आपने लॉ तो कर लिया, फिर तो सर इसमें आपको कोई मुश्किलात भी पेश आई? जी शुरू में तो बड़ी मुश्किलात होती हैं, ख़ास तौर पे मेरे जैसे शख्स के लिए जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो। मेरा कोई अजीज़ रिश्तेदार ना वकील था, ना जज था इस प्रोफेशन से। क्योंकि बेशतर लोग जिस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है वो या फ़ौज में जाते थे, या कोई पुलिस में जाते थे, या दूसरी सर्विस में जाते थे। तो वकील कोई नहीं था मेरे इर्द गिर्द, मेरे ख़ानदान में कोई वकील नहीं था। तो इसलिए मैं बिल्कुल नया आदमी था इस प्रोफेशन में, मेरी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है शुरू में। तो सर इसके गुर आपको किसने सिखाए इसमें कामयाब होने के लिए, अच्छा वकील बनने के लिए? ये सब कुछ तो एक्सीडेंटली हुआ है, मैं नहीं समझता इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग थी या किसी ने मुझे समझाया था। ठीक है, एक दो उस्ताद ऐसे थे जिन्होंने बड़ा शफ़क़त से
मुझे चीज़ें सिखाई थी। और क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ चैम्बर्स में काम किया था, तो किसी से गाइडेंस बेहतर मिली थी, किसी से नहीं। तो बहरहाल मुझे जो बात समझ में आई है, जिन मेरे उस्तादों ने कहा था कि ज़िंदगी में असूलों पे चलना, जो सही बात है वही करना, और जो सही मशवरा है वही देना। कोशिश ना करना कि तुम किसी को गलत मशवरा देकर जल्दी से पैसा बनाने की कोशिश करो। इस किस्म के जो मुझे सबक मेरे चंद उस्तादों ने दिए हैं, वो काफ़ी मशले राह रहे हैं। अच्छा, जिनमें एक मेरे उस्ताद थे सलाम साहब। सलाम साहब चीफ जस्टिस भी रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं बाद में। लेकिन मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और वो बड़े बाअसूल इंसान थे। और मैंने उनसे कम से कम ज़िंदगी के और जो प्रोफेशन के असूल सीखे हैं। और भी ख्वाजा आसिफ साहब एक बहुत अजीम वकील होते थे, उनका भी मैं उनके चैम्बर में रहा, मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा, ख़ास तौर पे सिविल लॉ के असूलों वगैरह को। तो बाकी ब्रेक थ्रू जो है प्रोफेशन में, ये कुदरती होता है, किसी की किस्मत में होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ब्राइट हों तो आप ज़्यादा कामयाब होंगे। और बड़े बड़े ब्राइट लोग हैं हमारे, मेरे कंटेम्प्रेरीज रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उन्हें ओपनिंग्स नहीं मिली लाइफ में कि वो यहाँ तक पहुँच सकते। तो ये भी बहुत सारा काम किस्मत का अमल दखल है, मेरा किस्मत का बहुत दखल होता है। और हर प्रोफेशन में ही मैं समझती हूँ कि बहुत सारे, वरना वकील तो बहुत सारे लोग पढ़ के डिग्री लेके निकलते हैं, लेकिन इतने अरूज को कोई पहुंचता है। अच्छा, तो सर जो देखने वाले हैं लोग या जो स्टूडेंट्स लॉ पढ़ना चाहते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? देखिए, हमारा तो मशवरा यही होता है, जो क्योंकि मैं काफ़ी सारे यंग लॉयर्स के साथ इन टच रहता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि भाई सब्र से काम करो, कोई जल्दी में कोई शॉर्टकट ना ढूंढ लेना। उससे पैसे तो शायद जल्दी आ जाएं, लेकिन बदनामी बहुत आएगी, उससे प्रोफेशन में आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो बुनियादी 3 चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ नौजवान वकीलों को, कि आप जो है ये जो है सच कहें, मतलब जो वकील की खूबियाँ हैं वो 3 बेसिकली है, मेहनत, शराफत और ईमानत या ईमानदारी। तो ये 3 चीज़ें, इन 3 असूलों पर आप कायम रहेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, गो में भी वक्त ज़्यादा लगे। लेकिन इसके अलावा शॉर्टकट ढूंढेंगे कि मेहनत की बजाय आप जल्दी से कोई ताल्लुकात पैदा करके आप वकील बन जाए अच्छे, या आप कमाना शुरू कर दें। इसी तरह आप अगर गलत मशवरे देना शुरू कर दें, हो सकता है कुछ अर्सा तो कामयाब हों, लेकिन बाद में नहीं होंगे। इसी तरह से जो है आप शराफत के असूलों को छोड़ के आप अदालतों में दंगा फसाद करना शुरू कर देंगे, तो वो उससे भी कोई आखिर तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। वक्ती तौर पर तो आप 4 पैसे कमा लेंगे। तो ये 3 वैल्यूज़ कोशिश करता हूँ कि मैं यंग वकला में को मैं ये इंट्रोड्यूस कर सकूँ कि ये वैल्यूज़ कम से कम अपने में रखना। लेकिन आजकल का वकला का जो बिहेवियर है उस पर क्या कहेंगे? वो तो बहुत ही अजीब है, बल्कि वकला गर्दी का नाम उसको तो लोग देते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में कुछ थोड़ी सी एग्जैजरेशन भी हो गई वकला गर्दी के जब नाम लिया। मैं ये कहूँगा कि 90% से ज़्यादा वकला जो हैं वो इन 3 वैल्यूज़ को में बिलीव करते हैं। 10% ऐसे हैं या 10% से कम लोग होंगे ऐसे, लेकिन बदनामी उस सारे प्रोफेशन को मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे। ज़्यादातर लोग जो हैं वकला वो बड़े शरीफ लोग हैं, दयानतदार हैं और मेहनत करने वाले हैं, इसी तरह अपना ज़िंदगी। लेकिन चंद लोग जो जल्दी में हैं, जो जल्दी से कामयाबी, मतलब मटेरियल टर्म्स में पैसे के हवाले से, वो सारे पेशे के लिए बदनामी का रास्ता बन जाते हैं। सर, जैसे आपने मटेरियल टर्म्स कहा ना, तो ये भी बताएं कि वो लोग जो सोचते हैं कि जैसे अगर मीडिया में आ गए तो बहुत पैसा आ जाएगा, या अगर किसी स्पोर्ट्स में चले गए, क्रिकेटर बन गए तो बहुत पैसा आ जाएगा, क्या वकालत में आने के बाद भी ऐसा है कि अगर आप वकील बन गए और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं? उसमें अगर आप सही चलना चाहेंगे तो फिर तो नहीं बहुत कमा सकते। अच्छा। एक हमारे बुज़ुर्ग हैं आबद हसन मंटो साहब, आपने नाम सुना होगा, हयात हैं।
वो कहा करते थे, मेरा उनसे बहुत ताल्लुक़ रहा है प्रोफेशन में, हम इकट्ठे जो इलेक्शंस वगैरह हम इकट्ठे लड़ते रहे, उनका मैं इलेक्शन लड़ता रहूँ, वो मेरा इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा जी यहाँ पर दो किस्म के, एक अमीर वकील है, एक अच्छे वकील हैं। ज़रूरी नहीं कि अच्छे वकील अमीर वकील हों और ज़रूरी नहीं कि अमीर वकील अच्छे हों। वकील हो, वाह। ये बड़ी बड़ी काम की बात एक लाइन में उन्होंने बता दिया। बिल्कुल सर, बल्कि एक दफ़ा मुझे मतलब नाम तो नहीं मैं लूँगी, लेकिन ये भी मुझे कहा गया, एक वकील ने बताया कि जब वो उन्होंने इस प्रोफेशन में आने का सोचा या आ गए, तो उनको ये कहा गया कि अगर आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, आपका अच्छा ऑफिस होगा, आपका चैम्बर अच्छा होगा, आपके पास गाड़ी अच्छी होगी, तो लोग आपसे इम्प्रेस होंगे और ये सोचेंगे भाई कि ये तो अच्छा वकील है, हमें इसको हायर करना चाहिए। सर, इसमें कितनी सदाकत है? थोड़ा बहुत तो सदाकत है, लोग इस तरह की चीज़ों पे जाते हैं, क्योंकि प्रोफेशन में ये चीज़ें काउंट करती हैं। जो आपको आके क्लाइंट मिलता है वो ये चीज़ें देखता है कि आपके पास अच्छा ऑफिस है, आपके पास अच्छी लाइब्रेरी है, और ये कि आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, प्रेजेंटेबल हैं, ये फैक्टर्स काउंट करते हैं। लेकिन ये कोई, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, डिसाइसिव फैक्टर्स नहीं हैं। बिल्कुल सर। एक बंदा अगर जैसे आप आए और आपके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो सर वो इतना ऑफिस और ये सब चीज़ें कैसे बना सकता है? जी बिल्कुल सही है, मेंटेन ही नहीं कर सकता वो सब चीज़ें। एक प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल से ही आता है, और वो चीज़ आपको ज़्यादा एहसास दिलाती है कि कोई चीज़ जो आसानी से हासिल होती है वो देर पा नहीं होती, बल्कि वो जो ज़्यादा मेहनत से हासिल होती है वो देर पा होती है। यहाँ पे व्यूअर्स, ब्रेक का वक्त हो गया है। हम हामिद खान साहब से एक अच्छा वकील बनने के तो सारे गुण हमने जान लिए, अब थोड़ी सी बात करेंगे सियासत पे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा। ईद स्पेशल। हमारे आज के मेहमान हैं हामिद खान साहब, और ब्रेक पे जाने से पहले हम उनसे वकालत पे बात कर रहे थे और अब हम उनसे सियासत पे बात करेंगे। तो सर, आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब से आपकी दोस्ती कैसे हुई? देखिए, मैं दोस्ती तो अब भी क्लेम नहीं करता, क्योंकि हम सियासी कुलीग रहे हैं। अच्छा। ज़ाती दोस्त नहीं कभी भी। तो ये 25 अप्रैल 1996 की बात है। उन्होंने सुबह पार्टी लॉन्च की थी, तो उनके एक बहुत करीबी दोस्त हैं और मेरे वो करीबी रिश्तेदार हैं, वो मुझे मिलने आए कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसी शाम मेरी उनकी मुलाकात हुई और हम बैठ के हमने चीज़ें डिस्कस की। उस वक्त तक हालात ये थे कि तकरीबन दोनों ही पार्टीज़ को हम बारहा आजमा चुके थे। 96 की बात कर रहा हूँ। बेनज़ीर भुट्टो भी एक हुकूमत कर चुकी थी और बल्कि दूसरी हुकूमत उनकी जारी थी, और वो काफ़ी मायूस कुन थी। और नवाज शरीफ भी एक दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके थे और कोई हमारी नज़र में कोई इतना उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया था। तो मैं भी सोचता था कि तीसरी पार्टी की गुंजाइश है पाकिस्तान में। और इमरान खान जो कि एक अच्छा नाम रखता है, उसने पाकिस्तान का एक आइकॉन है और ख़ास तौर पे नेकी की तरफ माइल है, क्योंकि उस वक्त तक वो शौकत खानम हॉस्पिटल बना चुके थे और शुरू कर चुके थे 96 में। तो मैं समझता था कि ये, और अभी भी समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक बड़ी रेयर एग्जांपल है जहाँ एक शख्स अपने करिश्मे की बुनियाद पर, अपनी नेकनामी की बुनियाद पर फंड्स इकट्ठे करके एक कैंसर हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर लेता है। यहाँ तो बड़े बड़े दौलतमंद लोग बैठे हैं हमारी सियासत में, उन्होंने अरबों रुपए बना लिया है, लेकिन किसी को सूझा नहीं कि हम लोगों के लिए अस्पताल भी बनाएं। तो ये मेरे नज़दीक उसके क्रिकेटर होने से बढ़ के उसकी खूबी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने बुनियाद रखी है एक यूनिवर्सिटी बनाने की भी। हाँ, अच्छी तालीम, जहाँ दुनिया वर्ल्ड स्टैंडर्ड की तालीम दी है। तो इनकी मैं इन सारी बातों से बहुत मुतासर हुआ और मैंने कहा हाँ, अगर आप कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आप जहाँ खड़े होंगे वहाँ 20,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो
अगर हम उनको सही मैसेज दे सकें, सियासी मैसेज, तो हम एक सियासी जमात खड़ी कर सकते हैं। तो ये हमारा बुनियादी हमारा कांटेक्ट हुआ और इस बात पर उन्होंने मुझे कहा कि ये अब इस पार्टी का आइन बनाना है, पार्टी का जो आपने जो मैनिफेस्टो वगैरह बना है, ये फिर आप कोशिश करेंगे अपने साथ दूसरों को मिला के। तो वो फिर ऐसे ही हुआ तकरीबन पहले साल ही बनाया। हाँ, आइन जो था पहला आइन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद पहला मैनिफेस्टो भी, ये सारा लिखने में मेरे साथ और भी लोग शामिल थे, लेकिन मैंने ही मेनली चेयर की थी ये कोशिशें। तो कोशिश ये की थी कि एक अच्छा सियासी जो है हम दस्तूर लिख दें, और जो लिखा भी था वो कई लोगों ने कहा बाद में कि हाँ अच्छा था, किसी भी दुनिया की पॉलिटिकल पार्टी जो इंस्टीट्यूशन के तौर पे चलते हैं उससे कंपैरेबल था। तो मेरी कोशिश ये थी, बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ने कभी पॉलिटिकल साइंस वगैरह को तो इतना स्टडी नहीं किया हुआ था, तो उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आप किस तर्ज पे चाहते हैं कि पार्टी बने। मैंने कहा मैं तो पाकिस्तान में ज़रूरत महसूस करता हूँ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की, जिसमें आम आदमी पर एम्फेसिस हो, उसकी बेहतरी, उसकी तरक्की के लिए काम किया जाए। तो उन्होंने कहा आप कोई मॉडल है आपके जहन में? मैंने कहा मेरे पास तो मॉडल जो सबसे अहम मॉडल है वो तो जर्मनी का सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। उसका आइन उसके मैंने उससे देखा हुआ है। और उन्होंने वो कहने लगे अच्छा मुझे इसमें कुछ और मैंने कहा आपने ब्रिटेन में चूँकि वक्त बहुत गुजारा है तो एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो लेबर पार्टी अच्छा। आप कैसे कहते हैं? मैं उसको लेबर पार्टी को बेहतर पार्टी समझता हूँ। ये आम आदमी के लिए उसके लिए है। तो मैं समझता हूँ ये जो भी हम अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम बनाएं वो लेबर पार्टी को मॉडल सामने रखते हुए मैं बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं भी एग्री करता हूँ। मैं कंसर्वेटिव पार्टी को इतना नहीं पसंद करता। लेबर पार्टी जो है ये आम शहरियों की, आम आदमी के पार्टी है। तो ये हमारा बुनियादी यहाँ से हमारी सोच शुरू हुई थी पार्टी बनाने की, और किन सतूर पे पार्टी बनाने की। सर आपने वो आइन, वो सतूर, वो दस्तूर तो बना दिया, क्या उन चीज़ों पे अमल भी हुआ आपकी पार्टी में कि नहीं? देखिए एक हद तक तो हम करते रहे अमल। ये पार्टी इसी तरह से आपने देखा होगा कोई इलेक्टेबल्स पहले 15 साल में नहीं आए, क्योंकि सर तब इक़्तिदार नहीं था ना खान साहब के पास। जैसे इक़्तिदार आया सारे इलेक्टेबल्स आ गए। इक़्तिदार उस वक्त अभी इक़्तिदार तो नहीं है, इक़्तिदार तो जाके 2018 में आया है, लेकिन सर उसकी प्लानिंग कहीं ना कहीं हो रही थी शायद इसलिए। वो असल में ये है कि 2011 तक हम 15 साल हम ही लोग थे, चंद जो ओरिजिनल थिंकर्स थे, और हम ही ने काम किया था, जिसमें कुछ और हमारे भी पुराने साथी थे, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए, हसन रशीद जैसे कुछ हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो ये हमने इस थॉट प्रोसेस से काम चलाया, और ये मसला बढ़ा है अक्टूबर 2011 में जाके। उस वक्त जो लाहौर का बहुत बड़ा जलसा हुआ था, जिसके बाद समझा गया कि ये एक तीसरी पार्टी तौर पे एक कौमी सतह पर मर्ज कर गई है। तो लेकिन उसका एक अच्छी बात थी कि सब लोगों ने पहले हमें इतना सीरियसली लेते नहीं थे। हाँ जी। एकदम हमें बहुत सीरियसली लिया, और उस इज्तिमा में लोग तरह तरह क्लेम करते हैं कि जी उसने पैसे खर्च किए। ये हकीकत नहीं है। अच्छा। ये वो इज्तिमा जो हुआ था, जो लाहौर में हमने किया था, तो वो लोग खुद आए हैं खान साहब अपने प्यार की वजह से। हाँ बिल्कुल, हमने देखा, बल्कि लोगों को आते उनको एक उम्मीद हुई थी कि हम एक नई पार्टी मर्ज करेगी इमरान खान के इर्द गिर्द, जो कि आम आदमी के लिए उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। उसके बाद फिर एकदम हाँ साहब बार बार कहा करते थे कि सुनामी आ गई, सब आए चले जा रहे, सुनामी आ गई। तो मैं भी कहता था कि आ तो रही है, लेकिन मुझे खौफ है कि सुनामी में हर किस्म का पानी आ जाता है, डूबने का खतरा भी होता है। देख लीजिएगा। तो बहरहाल ये हमारा एक सियासी सफ़र था इकट्ठे। बदकिस्मती है कि उसमें वाकई ही बहुत सारे ऐसे लोग आए
जिनको गालबन भेजा गया था। मुझे तो कुछ चूँकि थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी मेरी लोगों के साथ मुलाकात की, तो मैंने इनको बताता रहा कि इनसे बच के रहें, इनसे बच के रहें। ये लोग जो हैं हर पार्टी में आते जाते हैं और इनकी किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं होती। तो सर आप समझते हैं कि आपकी और खान साहब की नाराज़गी की वजह भी यही बातें बनी जो आप उनको मशवरे देते थे? जी यही बनी, बल्कि डिसाइसिव मोमेंट्स आ गए थे एक वक्त में आके हमारे, जबकि इन्होंने कुछ ऐसे लोगों को अपने करीब कर लिया और पार्टी वर्चुअली उनके हाथ में पकड़ा दी, जिनमें दो बहुत प्रोमिनेंट लोग जो थे वो जहांगीर तरीन और अलीम खान थे, जिनके बारे में उनको कहता था कि हर पार्टी में आते जाते रहे हैं, ये मुशर्रफ के साथ भी रहे हैं, ये उससे पहले नून लीग में भी रहे हैं, काफ लीग में भी हो गए, इनका कोई पता नहीं। ये इसी तरह बाकी भी सारे ऑलमोस्ट सब पार्टीज घूम फिर के आ रहे थे, घूम फिर के ही आए थे बहुत सारे, लेकिन इन्होंने बड़ी ज़्यादा प्लानिंग से कैप्चर किया था पार्टी को। अच्छा। ठीक है, वैसे इससे पहले पैसे की वजह से पैसा इन्वेस्टमेंट उनकी बहुत ज़्यादा थी, उनके पास वसाइल ज़्यादा थे, वसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए। बताया तो ज़्यादा लोगों को ये बात मशहूर की गई कि ये जो थे ना सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन वो एक्चुअली तो फ़ायदा ज़्यादा खुद उठा रहे थे। अच्छा। तो हमारे लिए एक अफसोसनाक एलिमेंट, लेकिन जहाँ मेरा और खान साहब का इख्तलाफ हुआ, ये लोग ये कहते थे मुझे दूर करने के लिए, ये जस्टिस वजीरुद्दीन साहब को दूर करने के लिए, कि इस किस्म के जो आइडलिस्ट होते हैं ये इस मुल्क में कभी इक़्तिदार की सीढ़ी नहीं बनते। इक़्तिदार की सीढ़ी तो हम आपको दिखाएंगे, इनसे आप दूर हो जाएं, ये आपको आइडलिज़म में ही फंसाते रहेंगे। आपके पहले ही 20 साल 15 साल से 20 साल गुजर गए हैं, उम्र आपकी बढ़ रही है, तो क्या फ़ायदा। अच्छा। तो आपको हम रास्ता दिखा देंगे और वहाँ कैसे पहुँचाने के लिए पहुँचते हैं। तो मेरा कहना ये था कि देखिए फ़ायदा तभी होगा अगर हम आइडियल्स पे चलते हुए वहाँ पहुँचेंगे, वरना तो फिर हम डीरेल हो जाएंगे। जिस तरह और पार्टियां हैं उसको जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करके फ़ारिग कर देगी हमें। तो मेरा जो पाकिस्तान की तारीख़ का तजर्बा या मुतालिया है वो तो ये कहता है कि ये रास्ता ठीक नहीं है। बहरहाल उनकी बात ज़्यादा कन्विंसिंग लगी उनको कि नहीं ठीक है, अब जो इक़्तिदार में ना पहुंच सके तो क्या फ़ायदा। बल्कि मेरी एक उनसे काफ़ी लंबी बहस भी हुई कि मैंने कहा कि क्यों कर रहे हैं, समझौते कर रहे हैं उसूलों पर, जिन उसूलों पर हमने पार्टी बनाई इस उसूलों से। तो कहने लगे कि देखें जब हम कहीं इक़्तिदार हासिल करेंगे तो हम कोई खिदमत कर सकेंगे लोगों की। अच्छा। ये उनकी जेन्युइन थॉट था, मैंने मतलब वो बिल्कुल जेन्युइनली और बिल्कुल दिल से समझते थे कि अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो मैं बहुत सी कौम की खिदमत करूँगा। मैंने कहा लेकिन तारीख़ ने कुछ और साबित किया है। जब आप वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना एंड्स डोंट जस्टिफाई मीन्स, तो आप अगर मंजिल जो है उस पर आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, आपने सड़क गलत ले ली तो हम मंजिल पे तो नहीं पहुँचेंगे। इस पर हमारा इख्तलाफ यहाँ से शुरू हुआ। कितने अरसे तक आप लोगों का इख्तलाफ रहा? कितने अरसे तक ये नाराज़ी रही आप लोगों का मिलना मिलाना या बातचीत बंद रही? कोई इतना वाज़ेह कोई डिक्लेयर्ड किस्म का इख्तलाफ तो नहीं था। ज़रा मैंने क्योंकि ये लोग उस पर इतने ज़्यादा हावी हो गए थे और ये सोच इतनी हावी हो गई थी कि आप खुद ही थोड़े से इलेक्टेबल्स इतने ज़्यादा तादाद में आना शुरू हो गए थे कि उनमें से बेशतर लोग ऐसे थे कि मैं उनसे हाथ मिलाना नहीं पसंद करता था। तो मैंने सोचा बेहतर है पीछे हट जाओ, ये इनसे तो मेरी गुजारा नहीं है। तो सर फिर अब क्या हुआ कि अभी कुछ अर्सा पहले आपको खान साहब ने बुलाया और जहाँ पे इतने सारे इख्तलाफात थे, क्योंकि आप मैं ये समझती हूँ असूलों पर समझौता नहीं करना चाहते थे इसलिए ये इख्तलाफात थे, और क्या वजह थी? तो सर अब अचानक से ये इख्तलाफात सारे ख़त्म हो गए या खान साहब ने आपकी हर बात पे कह दिया अच्छा जी ठीक है ये वो, तो फिर आप समझते हैं कि अब सब इख्तलाफात दूर ख़त्म? देखिए जहाँ तक इस बात तक तो मैं कहूँगा उनके बड़ापन है कि उन्होंने माना कि भाई आपकी कुछ बातें जो थी वो दुरुस्त थी। जैसे कि उन अशख़ास का कहा कि
आप मना करते थे, मैं उनके करीब होता चला गया। आखिरकार उन्होंने हमें धोखा दिया। जो आप कह रहे थे कि इन पर भरोसा ना करें, तो आप सही थे। अपनी गलती का एहसास हुआ। करा, उन्होंने माना, जो बड़ापन है मैं समझता हूँ कि बनना। फिर इसी तरह से उनका ख्याल ये था कि उस पर जो ज़्यादा हमारी आपस में इख्तलाफ हुआ था, वो जब ये वज़ीर आज़म बन चुके थे और इन्होंने वो काजी फाइज़ के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया था, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या कहते हैं। अच्छा। मैंने कहा ये आपने गलत किया। आपको अगर पूछना था तो फाइल करने से पहले पूछना था मुझे। फाइल करने के बाद क्या तो पूछा? बात पूछें, लेकिन बहरहाल अगर आप अब भी पूछ रहे हैं तो ठीक है, आप विड्रॉ कर लें आप, क्योंकि इससे बहुत ख़राबी होगी। अदलिया को भी आप जो है उसका भी नुकसान होगा, मुल्क का भी नुकसान होगा, हमारी हुकूमत का भी नुकसान होगा इवेंचुअली इस वजह से। लेकिन ये बात उन्होंने तब आपकी नहीं मानी। नहीं उस वक्त नहीं, अब उनको एहसास हुआ, गुस्सा लगाया है मेरी इस बात का। और वन रीज़न अब माना उन्होंने, मुझे कहा कि तो जलसों में भी कह देते हैं, वैसे भी कह देते हैं, मैं मिसलीड हो गया था, मुझे लोगों ने मिसलीड कर दिया था, फलां ने मिसलीड किया था, और मैं बात मान के मैंने ये किया, उससे वाकई ही नुकसान हुआ। तो ये बातें कुछ उन्होंने बाहर रखी, लेकिन ये तो अब पास्ट की बातें गुजर गई हैं। मैंने कहा आगे तो वे फॉरवर्ड देखने की बात है। तो सर कोई फ्यूचर टास्क भी दिए आपको? देखिए, हम में से जो मैं एक्चुअली अकेला नहीं मिला था, मुझे बुलाया तो अकेले मिलना चाहते थे, लेकिन मैं अपने साथ पुराने साथी कुछ लेके गया था। अच्छा। जो शुरू से पार्टी में हमारे साथ हैं, जो हमारी नज़रियाती सोच रखने वाले लोग, बिल्कुल। उनको मैं लेके गया था ये बताने के लिए कि देखें ये आपका असल सरमाया है, लोग जिन्होंने आपके साथ 20-20, 25-25 साल उस वक्त गुजारे हैं, आपका साथ दिया है जब हमें दूर दूर भी इक़्तिदार नज़र नहीं आता था। तो इक़्तिदार के लालची लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो सही माने में एक पार्टी को सही सतूर पे चलाना चाहते हैं। तो आप इनको कंसिडर किए। और भी मैं तो उन्होंने कहा कि हाँ आप ऐसा करें कि हमें कोई वे फॉरवर्ड बता दें, पास्ट की जो हो गया वे फॉरवर्ड। उसके इस हद तक हमने टास्क लिया है कि हाँ हम आपको बताएंगे अपनी तरफ से कि हमारे ख्याल में इस पार्टी के क्या फ्यूचर होना चाहिए, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। सर तहरीक इंसाफ को दोबारा इक़्तिदार में आता देख रहे हैं? कुछ कह नहीं सकते। अगर देखा जाए इस वक्त इमरान खान की जो है मकबूलियत, तो ये मुमकिन है। लेकिन जो मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ़ हूँ, वो हुकूमतें जिन्होंने इनको पहले उठाया और फिर गिराया, वो आसानी से वापस नहीं आने देंगे इक़्तिदार में। बहुत बड़ी बात कह दी। अच्छा सर, आखिर में हमारा एक सेगमेंट होता है, मैं आपके सामने 5-4 नाम रखूँगी, आपने उनकी एक खूबी और एक खामी बतानी है। तो सर पहला नाम है इमरान खान साहब का, उनकी आप एक खूबी बताएं और एक खामी बताएं। देखिए, ये बहुत बड़ी खूबी जो है, वन सिंगल जो मैं कहूँगा, जो सियासत से ताल्लुक़ रखने वाली है, वो जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन। ही इज़ अ ग्रेट कम्युनिकेटर। अपनी बात को पहुंचाना लोगों तक, ये हुनर उन्हें आता है, ये बहुत बड़ा हुनर है उनका। बिल्कुल। और दूसरी खामी उनमें बहुत बड़ी है कि लोगों की पहचान नहीं है। अच्छा। उसकी वजह है, जो शख्स सेलिब्रिटी रहा हो, उसने आम लोगों से इंटरेक्ट नहीं किया होता, उसने क्राउड्स देखे होते हैं, परेड करते क्राउड्स तालियां मारते, को पता नहीं होता कि इस क्राउड में कौन क्या है, कहाँ से आया है, क्या करेगा। तो ये है। सियासत में आके तो आपको आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी बात ही जजमेंट ऑफ मैन है, क्योंकि आपने टीम बनानी होती है। बिल्कुल। सर नवाज शरीफ साहब, उनकी एक खूबी बताएं और एक खामी बताएं। देखिए, खूबी उनमें एक है कि उनमें रिबेलियन है उस शख्स में, हालांकि जिस बैकग्राउंड से वो आए हैं, एक मोहरे के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के, वो पॉलिटिक्स में आए हैं, इन जर्नैलों ने पाला है, सियासी तौर पे उन्हें लेके आए। लेकिन उसके बाद ये देखा है कि उन्होंने हमेशा एक तरह से रेबल किया है अगेंस्ट फोर्सेस, और कहा कि मैं नहीं मानूंगा। जैसे उनका पहला, मैं समझता हूँ, स्टेप उनकी मुल्क की सियासतदान बनने में, ये नहीं कि वज़ीर आज़म बन गए, ये था जब उन्होंने तकरीर की थी और कहा था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। तो उस वक्त उसने इस्टेब्लिशमेंट से रिबेलियन की थी 1993 में।
और बाय लार्ज 1999 में भी यही सूरत हाल हुई, जिसकी वजह से उन्हें इक़्तिदार से अलहदा होना चाहिए। और 2016 में भी जब जिसको हम डॉन लीग्स कहते हैं, वो भी बेसिक यही इनके इख्तलाफात थे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनको वहाँ से फारिग किया गया। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी खूबी में। आसिफ अली जरदारी साहब, आपने ये पूछना था कि उनकी खामी। सर हाँ सॉरी, ये खामी भी बताएं मियां साहब। मैं समझता हूँ कि वो जो ख़ानदानी सियासत करना चाहते हैं वो एक खामी है, क्योंकि वो अपने ख़ानदान से बाहर सोचते ही नहीं। तो अब वो चाहते हैं कि मेरी बेटी मेरी सक्सेसर बने। बात ये है कि अगर आप पार्टी को इंस्टीट्यूशलाइज करेंगे तो लीडरशिप जो है उसके अंदर से खुद ब खुद पैदा होगी, और हर बंदे का राइट है कि वो आगे तरक्की करे और लीडर बने। तो ये ख़ानदानी सियासत में जो फंस गए हैं वो उनकी खामी है। आसिफ अली जरदारी साहब, बड़ा मुश्किल है खूबी बताना, लेकिन सर एक बता दें। बड़े जो है काइयाँ सियासतदान हैं, तेज सियासतदान है। खूबी हो गई। हाँ, यही ज़्यादा खूबी मैं कह सकता हूँ। ओके, और खामी? खामी ये है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो इनके हाथ में आ गई बेनज़ीर साहिबा की इंतकाल के बाद, उस पार्टी को कहाँ कौमी पार्टी से रिड्यूस करके एक सूबाई पार्टी बना के रख दिया है। इसलिए कि उनमें विज़न की नहीं है, जो बड़े सियासतदान का विज़न होता है कि पार्टी को किस तरह से फैलाना, किस तरह लोगों तक लेके जाना, वो मुझे नज़र नहीं आया इनमें, जिसकी वजह से पार्टी एक बड़े स्टैंड से, एक बड़ी शक्ल से कम होके एक छोटी पार्टी बज़ाहिर बन गई है और एक सूबे तक महदूद होकर रह गई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना साहब तो एक बुनियादी तौर पर मजहबी सियासी लीडर है ना। जो खूबी मैं कहूँगा वो ये है कि नेशनलिस्ट थिंकिंग की है। अच्छा, ये फसादी किस्म के पॉलिटिकल लीडर नहीं हैं। मतलब है कि जो जमहूरी अंदाज से उनकी सोच है। इवन नज़ी के खूबी है, बहुत सारे और जो मजहबी सियासी तंजीमें होती हैं वो ज़्यादा वायलेंट होती हैं, इन्होंने वायलेंस की तरफ नहीं कभी तवज्जो दी। ये इनकी खूबी है। और सर खामी? हामी फिर वही एक मखसूस थॉट में फंसे हुए हैं। एक ख़ास मजहबी सेक्ट से उनकी सोच से ताल्लुक़ चला आ रहा है, तो उसलिए वो सोच के हवाले से फिर महदूद है। सर आखिर में आपने अपनी ये खूबी बतानी है और अपनी ये खामी बतानी है। मेरे में खामियाँ ही खामियाँ हैं। नहीं सर, एक खूबी भी बताएं और साथ एक खामी। खूबी कोशिश करता हूँ कि मैं असूलों पे ज़िंदगी गुजारूँ। वाह। और खामी? खामियाँ तो बेशुमार हैं। बहुत सारी चीज़ों में कमी है कि मैं जो कुछ अचीव कर सकते हैं पब्लिक लाइफ में वो नहीं कर सके, लेकिन चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ इज़्ज़त है। ऑफिस और पैसा जो है ये बिल्कुल नुकसानदेह चीज़ें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।